हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गिब्स फेज रूल। ओके, और गिब्स फेज रूल जैसा कि आप जानते हो, फिर हम लोग प्योर सब्सटेंस की भी डिस्कशन करेंगे। गिब्स फेज रूल आप जैसा कि जानते होंगे कि गिब्स फेज रूल किस लिए काम में लिया जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम समझेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा ही होगा कि अगर कोई ब्लॉक है और इसकी कितनी एक्सिस है, 3 एक्सिस हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक डस्टर है, इसकी 3 एक्सिस है, एक तो ये वाली एक्सिस है, एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। ओके, अब इन 3 एक्सिस के अबाउट इसके कितने मोशन हो सकते हैं? एक तो ये ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, एक ये वाला ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, एक ये वाला अप एंड डाउन, इसी तरह से 3 रोटेशन मोशन हो सकते हैं। तो इसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। ओके, तो 6 इंडिपेंडेंट मोशन को हम लोग 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। अब अगर इन 6 मोशन को हम अरेस्ट कर लें तो इसकी पोजिशन क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। ओके, ये यहाँ पर फिर फिक्स हो जाएगा। अगर 6 मोशन को हम अरेस्ट कर लें, इसका मतलब ना तो इसको रोटेट होने दें, ना ही इसको ट्रांसलेशन मोशन करने दें, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। ओके, तो होता क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं बहुत ही सिंपल डेफिनेशन से समझाता हूँ, एक सिंपल चीज़ से समझाता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है रियल लाइफ में। सपोज आपका कोई घर का एड्रेस है, जैसे कि B14 जे अम्बे नगर, ठीक है, या जे अम्बे इनक्लेव और जे अम्बे नगर, ओके, जयपुर राजस्थान। तो ये आपका घर का एड्रेस है, मान लो आपके घर का एड्रेस है। अगर इस एड्रेस को गूगल मैप पे डालोगे तो एग्जैक्टली जो चीज़ आपको इस घर के एड्रेस पे पहुंचानी है आप पहुंचा दोगे, या आपको अगर जाना है तो आप इजीली पहुंच जाओगे। ओके, ये कंप्लीट एड्रेस है किसी एक पॉइंट का, ठीक है, और इस एड्रेस से पूरे यूनिवर्स में इस घर को, इस जगह को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इस एड्रेस के अंदर B14 हटा दें, अगर हम इस एड्रेस के अंदर B14 हटा दें तो सोचिए कि जे अम्बे इनक्लेव के अंदर तो बहुत सारे फ्लैट हो सकते हैं, हो सकता है कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो। तो अगर कोई पार्सल वहाँ पर पहुँचाना होगा तो फिर कैसे पहुँचा पाएंगे? नहीं पहुँचा पाएंगे। इसका मतलब B14 इस एड्रेस का बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। अंडरस्टैंड? इसी तरह से अगर बात करें मैं जे अम्बे इनक्लेव की, अगर मैं गलती से इसको हटा दूँ तो भी ये एड्रेस इनकम्प्लीट है, गूगल मैप पर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप ये देखिए कि जे अम्बे नगर में ऐसे B14 फ्लैट बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे इनक्लेव हो सकते हैं। तो जे अम्बे इनक्लेव को अगर आपने हटा दिया तो भी आपका जो पार्सल है वो सही पोजीशन पे नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब जे अम्बे इनक्लेव भी इस एड्रेस का बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। अंडरस्टैंड? इसी तरह से अगर हम जे अम्बे नगर की बात करें तो अगर आपने इसको ही उड़ा दिया तो जयपुर के अंदर ऐसे जे अम्बे इनक्लेव बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग नगर में भी हो सकते हैं। कोई शक्ति नगर में हो सकता है, कोई लक्ष्मी नगर में हो सकता है। ओके, तो तब भी आपका पार्सल सही जगह नहीं पहुंचेगा। जे अम्बे नगर, यहाँ पर नगर भी आपको स्पेसिफाई करना। और अगर जयपुर हटा दिया तो जयपुर और भी जगह है, दूसरी फॉरेन कंट्री में भी कई जगह का नाम जयपुर है, या फिर राजस्थान के अंदर 1-2 जगह और ऐसी सिमिलर पाई जा सकती है जिसको जयपुर कहते हैं। ओके, तो भी आपका एड्रेस ढंग से नहीं पहुंचेगा। अगर राजस्थान हटा दिया तो किसी दूसरी कंट्री में भी जयपुर हो सकता है, तो भी आपका जो पार्सल है सही जगह नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब आपके पार्सल को अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचना है, इस एड्रेस पे पहुंचना है, तो इन 5 चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से एक भी हटाएंगे तो हम उसकी स्टेट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उस लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस लोकेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करता है? आपकी स्टेट को आइडेंटिफाई करता है इन होल यूनिवर्स। तो सपोज अगर किसी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, इसका मतलब उसकी 2 प्रॉपर्टी को फिक्स करके उसकी स्टेट को फिक्स किया जा सकता है। ओके, इसका मतलब उसकी स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर अगर उसकी स्टेट को मुझे फिक्स करना है तो मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी को मुझे फिक्स करना होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का जो फॉर्मूला हमें दिया जाता है, दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय द गिब्स फेज रूल। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? वो मिनिमम इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इन होल यूनिवर्स।
सिस्टम की पोजीशन पूरे यूनिवर्स में, जैसे ये एड्रेस किसी एक लोकेशन को बता रहा था इन होल यूनिवर्स, इसी तरह से सिस्टम की पोजीशन इन होल यूनिवर्स को मैं आइडेंटिफाई करने के लिए जितनी मिनिमम इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। मिनिमम इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये वर्ड याद रखिएगा, हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं। दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम माय फ्रेंड्स। अब इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने का जो फॉर्मूला दिया वो दिया गिब्स फेज रूल द्वारा दिया जाता है। अब 95% बच्चे यही फॉर्मूला रट लेते, P+F = C+2, और गलती यहीं से होना स्टार्ट होती। इसरो के अंदर जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि इस फेज रूल का फॉर्मूला क्या है, बट वहां पर पूछा था कि इफ ओनली प्रेशर वेरीज, जिसकी वजह से कई बच्चों ने यही उठा के डाल दिया। ओके, और जब ये उठा के डाला तो वहां पर गलती हो गई और जबरदस्ती 2 नंबर कट गए। ओके, इसीलिए मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर ड्राइव करने वाला हूँ, क्योंकि एसएससी के अंदर या और अदर एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली आप ये याद करके जाएं और वहाँ पर पूछ कुछ और ले। सो लेट्स सी व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, देन यू अंडरस्टैंड कि जब अगर ये बोला जाता है कि प्रेशर ओनली वेरी या टेम्परेचर ओनली वेरी, तो फिर इस फॉर्मूले में क्या वेरिएशन होता है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट और बहुत सारे फेस हैं, और वो बहुत सारे कंपोनेंट बहुत सारे फेस हैं। ऐसा सिस्टम समझने की कोशिश करना बेटा, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कंपोनेंट क्या होते हैं अभी समझाऊंगा, और फेस तो आप जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, वेपर फेस, उसके अलावा अल्फ़ा, बीटा, गामा, ऐसे बहुत सारे फेस होते हैं। अगर आपने कुछ मटेरियल साइंस पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि आयरन के भी काफ़ी सारे फेस हैं, 5 फेस हैं आयरन के, सिमिलर ही है यहाँ। ठीक है, तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कंपोनेंट है C1, C2, C3, C4, C5 सो ऑन, बहुत सारे कंपोनेंट हैं। इसी तरह से हमारे पास इस सिस्टम में के बहुत सारे फेस हैं। ठीक है, P1, P2, P3, P4, P5। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आजकल तो बहुत चीज़ चल रहा है कि मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल है और अल्कोहल के अंदर हमने पानी मिक्स किया हुआ है। ठीक है, अल्कोहल और पानी का मिक्सचर है, कुल मिला के दारू है। तो अगर अल्कोहल और पानी का मिक्सचर है और वो पानी, अल्कोहल और पानी का मिक्सचर क्या है, ट्रिपल पॉइंट पर है, तो यहाँ पर कंपोनेंट क्या हो गए, कंपोनेंट यहाँ पर 2 हो गए। एक कंपोनेंट तो है अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल है, कंपोनेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, एक मॉलिक्यूल्स तो है आपके सोल्यूशन में अल्कोहल, और दूसरा मॉलिक्यूल है H2O। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग फेस की। अगर सपोज ये सोल्यूशन जो है अगर वो ट्रिपल पॉइंट पे है तो इसके कितने फेस होंगे, ये सॉलिड फेस में भी होगा, ये लिक्विड फेस में भी होगा, और ये वेपर फेस में भी होगा। अंडरस्टैंड? ऐसे ही आप जानते हो कि सॉलिड के भी कई सारे फेस हो सकते हैं। जब आपने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ते हो तो अल्फा, बीटा का ये इस तरह के फेसेस आपने देखे हैं। तो मतलब वेपर, लिक्विड, सॉलिड के अलावा भी बहुत सारे फेस हो सकते हैं। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम अभी सिंपल एक सिस्टम की बात किए। ये वाला है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हमने कंपोनेंट भी बहुत सारे लिए हैं, फेस भी बहुत सारे लिए। इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, अल्कोहल H2, और फेस कितने, 3, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। तो ये जो अल्कोहल है वो सॉलिड में भी होगा, ये जो H2 है वो सॉलिड में भी होगा, यही अल्कोहल लिक्विड में भी होगा, यही H2 लिक्विड में भी होगा, यही अल्कोहल वेपर फेस में भी होगा, यही H2 वेपर फेस में भी होगा। ओके, तो इसका मतलब ये जो दोनों कंपोनेंट है वो लिक्विड, वेपर और सॉलिड फेस तीनों में मौजूद है। ओके, अब आज बात आते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट कि सोल्यूशन किस तरह से बनते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट और नंबर ऑफ फेसेस किस तरह से बनते हैं। ओके, तो अब पहली बात तो हम ये बात करते हैं कि जब ये तीनों फेस इक्विलिब्रियम में है, ओके, इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम अवस्था में 2 प्रॉपर्टी अगर आप वेरी करो, जैसे कि टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो फिर इक्विलिब्रियम अवस्था भी चेंज हो जाती है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेरिएबल, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल। तो अगर कोई सब्सटेंस इक्विलिब्रियम अवस्था में है, ओके, तो उस इक्विलिब्रियम अवस्था को जो शिफ्ट कर सकते हैं, जो जहाँ पर जिस प्रॉपर्टी से उनको वेरी कर सकते हैं, वो टेम्परेचर और प्रेशर। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर वाटर का बॉइलिंग हो रहा है, ओके, तो अगर बॉइलिंग होने का प्रेशर चेंज कर दिया जाए तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा।
तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज करके आप इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम पहले जिस अवस्था जिस पॉइंट पर हो रहा था उस पॉइंट से दूसरी जगह हो सकता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी होते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके उनको वेरी किया जा सकता है। ठीक है, बाद में इसको और डिटेल में हम देखेंगे जब मैं आपको साइकोमेट्री के अंदर ये समझाने वाला हूँ कि कैसे टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी किया जाता है। देखेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल, तो नंबर ऑफ वेरिएबल सबसे पहला है टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर इज अ वेरिएबल फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन because when you change the temperature and pressure the equilibrium condition will shift somewhere else। so यहाँ पर पहली बात तो दो वेरिएबल हो गए, एक टेम्परेचर हो गया और एक प्रेशर हो गया। दूसरा जो वेरिएबल होता है यहाँ पर जो वेरी करता है वो है, यहाँ पर जो वेरी करता है वो है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कि अल्कोहल के सॉलिड फेस के अंदर होंगे भैया x1 मोल होंगे H2O। ठीक है, अल्कोहल के क्या x1 मोल अल्कोहल इन सॉलिड फेस, x2 मोल H2O इन सॉलिड फेस। इसी तरह से यहाँ पर y1 मोल ऑफ अल्कोहल इन लिक्विड फेस, y2 मोल ऑफ H2O इन H2O इन लिक्विड फेस। इसी तरह से x y z ले लो, z1 मोल ऑफ अल्कोहल इन वेपर फेस, Z2 मोल ऑफ अल्कोहल इन वेपर फेस। तो कितने नंबर ऑफ यहाँ पर वेरिएबल हो गए इन मोल्स के, तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 और वेरिएबल आएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये मोल वेरी कर सकते हैं x1 x y1 z1 x2 y2 z2 ये सब मोल वेरी कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 6। और 6 कैसे और आ सकता है, ये एक मैट्रिक्स बन रही है तो ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया बेसिकली। तो इसी तरह से ये जो मैट्रिक्स बन रही है इसमें रोज और कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने यहाँ पर C है और रोज कितनी यहाँ पर P है, तो P क्रॉस C इतने वेरिएबल इसके अंदर हो सकते हैं। ओके, तो टोटल वेरिएबल यहाँ पर और कितने हो सकते हैं, टोटल वेरिएबल विल बी C इंटू P। अंडरस्टैंड, C नंबर ऑफ कॉलम, P नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम और रोज will be equal to total number of variable which will equal to the total number of moles which can vary in the solution। so this is the total number of variable। उसके बाद आता है restriction या constraint। जब भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं एक तो होता है कि कितनी चीज़ें वेरिएबल है, कितनी चीज़ें फ्रीडम है, फिर हम उसके अंदर रिस्ट्रेंट निकालते हैं या हम रिस्ट्रिक्शन निकालते हैं। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं या कितनी इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन ओके और कंस्ट्रेंट क्या क्या है। तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि अगर हम एक फेज को उठाएं तो फिर क्या होगा, x1 प्लस x2 क्या होगा 1 होगा, x1 प्लस x2 क्या होगा 1 होगा। एक पर्टिकुलर फेस में जो समेशन ऑफ मोल होगा वो क्या होगा 1। इसी तरह से यहाँ पर y1 प्लस y2 1 होगा, y1 प्लस y2 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से z1 प्लस z2 क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर बेसिकली कितनी इक्वेशन बनेगी 1 2 3। अंडरस्टैंड, इसका मतलब हमारे पास इतने तो वेरिएबल हैं, इक्वेशन कितनी बन रही है 3 बन रही है। और 3 इक्वेशन किसके बराबर है, नंबर ऑफ फेसेस के बराबर। यहाँ 3 फेस है तो 3 इक्वेशन बनेगी। इसी तरह से यहाँ पर p फेस है तो p इक्वेशंस बनेगी ऐसी जहाँ पर समेशन ऑफ मोल इन वन फेस विल बी इक्वल टू 1। इन वन फेस समेशन ऑफ मोल क्या होगा 1 होगा। तो इस वाले कॉलम इस वाले लाइन में भी 1 होगा, इस वाली लाइन में भी 1 होगा, इस वाली लाइन में, तो कितनी इक्वेशन बन जाएगी टोटल p इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगी नंबर ऑफ इक्वेशन विल बी होगी, नंबर ऑफ इक्वेशन विल बी नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन में नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन या नंबर ऑफ इक्वेशन हो गई रिस्ट्रिक्शन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, p के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरी केस में आते हैं सेकेंड रिस्ट्रिक्शन के अंदर। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन में अगर ये जो कंडीशन है, अगर ये इक्विलिब्रियम अवस्था में, ये स्टेट इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला कंपोनेंट रिएक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर। बस सपोज सॉलिड से लिक्विड में नहीं जा रहा, लिक्विड से सॉलिड में नहीं आ रहा, ओके। या फिर यहाँ पर
इस फेस के और इस फेस के कंपोनेंट के बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा यार, यहाँ पर अगर आप देखिए तो रिएक्शन नहीं हो रहा, और जब रिएक्शन नहीं होता है तो उसका एक ही मतलब होता है कि दोनों पॉइंट पर जो गिव्स फ्री एनर्जी है उसका डिफरेंस जीरो है। गिव्स फ्री एनर्जी का क्या है, डिफरेंस जीरो है। तो यहाँ पर अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ देखिए ये दोनों इक्विलिब्रियम अवस्था में हैं, और इक्विलिब्रियम अवस्था में तब होंगे जब इन दोनों केस में जो गिव्स फ्री एनर्जी होगी वो बराबर होगी। जो जब गिव्स फ्री एनर्जी बराबर होती है तो फिर इक्विलिब्रियम होती है। तो सपोज अगर दो कंपोनेंट रिएक्ट नहीं कर रहे हैं या ऐसा नहीं हो रहा है कि नंबर ऑफ मोल उनके चेंज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब उन दोनों की गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। अदरवाइज ये होगा कि एक का या तो कंडेंसेशन हो सकता है या इवोपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब गिव्स फ्री एनर्जी बराबर हो जाती है, मॉलिक्यूलर एनर्जी बराबर हो जाती है, तो रिएक्शन जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें गिव्स फ्री एनर्जी की या टोटल एक्साइटेशन एनर्जी की बात करें, वो केमिस्ट्री का टॉपिक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। यहाँ पर एक्चुअल में गिव्स फ्री एनर्जी नहीं आएगा, एक्साइटेशन एनर्जी आएगा, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि इसको मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूँ, केमिकल इंजीनियर्स के रिस्पेक्ट में नहीं समझा रहा हूँ, उनमें इसको थोड़ा और डिटेल में इलोबरेट किया जाता है, बट आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग थिंग्स। सो बेसिकली आप सिंपल मतलब समझ लिए, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अवस्था में है और यहाँ पर कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, इसका मतलब इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में गिव्स फ्री एनर्जी या एक्साइटेड एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब एनर्जी ऑफ सॉलिड फेस, एनर्जी ऑफ सॉलिड ऑफ अल्कोहल या वाटर इन सॉलिड विल बी इक्वल टू वाटर, W मतलब वाटर, एनर्जी ऑफ वाटर इन लिक्विड फेस, एनर्जी ऑफ वाटर इन वेपर फेज, क्या होगा, सेम होगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब इनके मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, एनर्जी यहाँ पर सेम है, गिव्स फ्री एनर्जी यहाँ पर सेम है। अदरवाइज यहाँ पर रिएक्शन होगी या तो मोल्स यहाँ पर चेंज होंगे। इसी तरह से यहाँ पर एक और इक्वेशन बनेगी, जैसे कि अगर हमने अल्कोहल लिया तो अल्कोहल की एनर्जी इन सॉलिड, अल्कोहल की एनर्जी इन लिक्विड, अल्कोहल की एनर्जी इन वेपर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इनकी एनर्जी सेम होगी तो कितने रिलेशन बनेंगे, यहाँ पर दो रिलेशन, तीन है तो दो रिलेशन बनेंगे। इसी तरह से यहाँ पर तीन इक्वेशन है या तीन रिलेशन है तो दो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, एक तो इन दोनों के साथ, एक इन दोनों के साथ, तो तीन है तो दो इक्वेशन यहाँ पर बनने वाली है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अपने यहाँ पर कंपोनेंट कितने हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक इक्वेशन, इन दोनों के बीच में एक इक्वेशन, इन दोनों के बीच में एक इक्वेशन, इन दोनों के बीच में एक इक्वेशन। अंडरस्टैंड। तो अगर मेरे पास यहाँ पर P फेस है तो बेसिकली कितनी इक्वेशन बनेगी, P-1। अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरे तीन फेस है तो कितनी इक्वेशन बन रही है, इन दोनों का और इन दोनों का रिलेशन बन रहा है, तो कितनी बन रही है, 2। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर P फेस है तो इक्वेशन कितनी बनेगी, P-1। इसी तरह से सेम इक्वेशन फॉर कंपोनेंट 1 बनेगी, सेम इक्वेशन फॉर कंपोनेंट 2 बनेगी, सेम इक्वेशन फॉर कंपोनेंट 3 बनेगी। जैसे कि यहाँ पर अल्कोहल के लिए भी सेम इक्वेशन बनी, वाटर के लिए भी सेम इक्वेशन बनी, इसीलिए आता है कंपोनेंट C, C2, C3, C4, C5 सब के लिए एक इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी बनेगी, सब कंपोनेंट के लिए बन रही है। तो इसके लिए भी P-1, फिर इसके लिए भी P-1, फिर इसके लिए भी P-1, सबको जोड़ दोगे तो टोटल यहाँ पर जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है वो होगी C P-1, C इंटू P-1। इतनी इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म होगी, इतने रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर फॉर्म होंगे। अंडरस्टैंड, अगर इन दो फेस के अंदर अगर गिव्स फ्री एनर्जी सेम होती है और अगर इनके नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहे तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो दिस इज द, अब आप देखिए इसको, तो नंबर ऑफ वेरिएबल ये रहे, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ये रहे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन हटाओगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल आ जाएंगे, एंड दैट विल ऑल्सो इक्वल टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर इन वेरिएबल को भी फिक्स कर दिया जाए तो वी कैन फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट दिस विल बी द नंबर ऑफ वेरिएबल, दिस विल बी द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ओके, तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस।
ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। अगर अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो अब हम इस साइड को रफ कर देते हैं। ओके, सो यहाँ से आएगा टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, total number of variable we have, sir. So the total number of variable we have will be equal to number of variable minus number of restriction, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो आप देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर, CP प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कितने हैं माय फ्रेंड्स, ये होगा यहाँ पर CP माइनस 1 प्लस P, दैट इज नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ओके, इसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑल्सो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम F लिख देते हैं और ये हो जाएगा CP प्लस 2 माइनस अंदर गया तो माइनस CP प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस का प्लस C माइनस का P। तो आप देखिए इस CP से ये CP कट जाएगा, तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर P दा लिया है, तो ये फॉर्मूला कितना होगा, P प्लस F इक्वल टू C प्लस 2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ गिब्स फेस रूल, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो यहाँ पर ये जो 2 आ रहा है, ये जो 2 आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, दिस 2 इज फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों वेरी करते हैं उस केस में ये 2 आ रहा है। ओके, सो आप देख सकते हैं दिस इज द फॉर्मूला, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, P प्लस F इक्वल टू C प्लस 2 टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सब्सटेंस। अब इसके अंदर इस फॉर्मूले में ये जो 2 आ रहा है ये किसको बता रहा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर के वेरिएशन को बता रहा है। अगर क्वेश्चन में आपको ये आ जाए, अगर क्वेश्चन में आपको ये आ जाए कि ओनली टेम्परेचर वेरीज, उस केस के अंदर, क्योंकि अगर केवल टेम्परेचर वेरीज होगा तो फिर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि ओनली टेम्परेचर वेरीज, तो ये जो 2 है उसकी जगह क्या हो जाएगा 1, क्योंकि वहाँ पर 2 हमने कब लिया था, जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वेरी कर रहे थे। तो जब टेम्परेचर ही वेरी करेगा तो फिर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, और प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो फॉर्मूला हो गया P प्लस F इक्वल टू C प्लस 1। इसी तरह से अगर आपको आ जाए ओनली प्रेशर वेरीज तो फॉर्मूला हो गया P प्लस F इक्वल टू C, और आ जाए बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये C प्लस 1, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, उस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा P प्लस F इक्वल टू C। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, P प्लस F इक्वल टू C। ओके, तो यही कंडीशन है बेटा, P प्लस F इक्वल टू C, दैट विल बी द फॉर्मूला। ओके, इसको मैं बहुत आपसे आराम से समझाता हूँ, इसलिए हमने बात की थी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको बताएगा, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जनरली जब आप साइकोमेट्री की स्टडी करोगे तो वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आता है, क्योंकि वहाँ पर 3 चीज़ें वेरी करती हैं, एक तो प्रेशर, एक टेम्परेचर और एक मोल फ्रैक्शन, जो आप ड्राइनेस फ्रैक्शन X से रिप्रेजेंट करते हो। तो जब वो मोल फ्रैक्शन वेरी करता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, 3। तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि प्रेशर ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। और जब टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में फिर फॉर्मूला ऊपर वाला बन जाता है। और उस केस में जब फॉर्मूला ऊपर वाला बन जाता है, उस केस में जब फॉर्मूला ऊपर वाला बन जाता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने आप ही वहाँ पर 2 हो जाता है। अंडरस्टैंड। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे बेसिकली यहाँ पर गलती करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, हम ये मान लेते हैं कि टोटल प्रेशर कांस्टेंट, टोटल, क्योंकि वहाँ पर 2 कंपोनेंट है बेटा, ध्यान रखिए कंपोनेंट चेंज नहीं हुए। कंपोनेंट क्या है, एक तो एयर को माना आपने कंपोनेंट और दूसरा क्या है, स्टीम सॉरी वेपर, वाटर वेपर। तो 2 कंपोनेंट है, फेस एक है, 2 कंपोनेंट, फेस एक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ 1, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ 2।
दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो बेसिकली जब हम साइकोमेट्री के अंदर मैं बात करता हूँ, साइकोमेट्री में आई अंडरस्टैंड दैट साइकोमेट्री, जब आप साइकोमेट्री की बात करेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पर उसको रहने देते हैं उस टॉपिक को। जब साइकोमेट्री की बात करते हैं तो साइकोमेट्री में फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, ये वाला। वहाँ पर टोटल प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, इसलिए वहाँ पर दो कंपोनेंट होने के बावजूद भी साइकोमेट्रिक चार्ट को 2D पे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ जाता है। क्यों आ जाता है, यू अंडरस्टैंड दैट, ओके। सो द थिंग इज दैट यू अंडरस्टैंड दैट कि 3 चीज़ें जनरली वेरिएबल हैं। एक तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स व्हेन कंपोनेंट आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, दूसरा टेम्परेचर एंड प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोल फ्रैक्शन भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली टॉक अबाउट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। only talk about intensive properties, very very important. I think you understand this, what is the degree of freedom. अब सर how we can calculate the degree of freedom of the substance. So we are going to calculate the degree of freedom. ठीक है, सबसे पहली तो बात करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपने देख ही लिया, अब बहुत सिंपल है। सपोज हमारे पास केवल H2O है, ठीक है, केवल क्या है, H2O है। तो H2O है और किस फेस में है, ये सब लिक्विड फेस में है सर, लिक्विड फेस में है। तो फेस कितना हो गया, केवल 1 कंपोनेंट H2O मॉलिक्यूल, कंपोनेंट का मतलब मॉलिक्यूल्स, केवल H2O मॉलिक्यूल हैं, तो कंपोनेंट कितने हो गए सर, 1। अब यहाँ पर हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे कि केवल टेम्परेचर वेरी और केवल प्रेशर वेरी, तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर, P + F = C + 2। ये फॉर्मूला लगेगा, P की वैल्यू 1 है, F C की वैल्यू भी 1 है, 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 2। अंडरस्टैंड। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें, एक सब्सटेंस है कि अगर आप यहाँ पर बात करें कि जो H2O है वो लिक्विड और वेपर अवस्था दोनों में मौजूद है, लिक्विड में भी है और वेपर में भी है, H2, अंडरस्टैंड, लिक्विड में भी है और लिक्विड वेपर में भी है, सॉरी, है ना। तो मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता। अगर आप लिक्विड का वेपर बनाओगे तो मॉलिक्यूल तो H2O रहेगा, ऐसा नहीं कि H2 अलग हो गया, O अलग हो गया, तो H2O तो वही रहेगा। तो फेस यहाँ पर क्या हो गए, लिक्विड और वेपर, तो फेस कितने हो गए, 2। कंपोनेंट मॉलिक्यूल एक ही है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो 2 + F = 1 + 2, तो यू कैन सी दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। इसका मतलब केवल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको इंडिपेंडेंटली वेरी किया जा सकता है। इसीलिए क्या होता है कि जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे, जैसे बॉइलिंग हो रही, तो बॉइलिंग अवस्था में लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में है, तो सपोज अगर आपने वहाँ पर प्रेशर वेरी किया तो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वेरी, इन दैट केस टेम्परेचर डिपेंड ऑन प्रेशर। इसलिए वहाँ पर एक ही क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंटली वेरी होती है, विच इज़ प्रेशर और टेम्परेचर। अगर प्रेशर चेंज करोगे, बॉइलिंग पॉइंट एक स्टेट है, उस स्टेट का किस प्रेशर पे आएगी या किस टेम्परेचर पे आएगी वो डिपेंड करेगा, एक दूसरे पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए प्रेशर कुकर में जब प्रेशर चेंज हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है, बॉइलिंग फिर वहाँ पर किसी और टेम्परेचर पे होती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब दो फेस इक्विलिब्रियम में होते हैं, जैसे बॉइलिंग हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर एक ही प्रॉपर्टी जो है वो इंडिपेंडेंटली वेरी करती है, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 है। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 है। अंडरस्टैंड, एक ही प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंटली वेरी करती है क्योंकि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 है। इसी तरह से अगर यहाँ पर वाटर फेज जो है अगर तीनों अवस्था इक्विलिब्रियम में हो जाए, इसका मतलब वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस।
अगर तीनों फॉर्म इक्विलिब्रियम अवस्था में है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पर तीनों फेस इक्विलिब्रियम में है इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेस कितने हो गए? 3, कंपोनेंट तो 1 ही रहा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 0। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होने का मतलब ये है कि ट्रिपल पॉइंट पर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जो उस पोजीशन को फिक्स करने के बाद वेरी कर जाए। इसका मतलब अगर ट्रिपल पॉइंट आ गया तो ट्रिपल पॉइंट पर आने वाला प्रेशर और ट्रिपल पॉइंट पर होने वाला टेम्परेचर हमेशा फिक्स होंगे, ये इट कैन नॉट बी वेरी। इसका मतलब एट द ट्रिपल पॉइंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन नॉट वेरी इंडिपेंडेंटली, और बोथ कैन नॉट वेरी, बोथ बिकम कांस्टेंट। इसलिए ट्रिपल पॉइंट को हम लोग एज अ रेफरेंस पॉइंट भी यूज करते हैं, बिकॉज ट्रिपल पॉइंट डज नॉट डिपेंड एनी अदर प्रॉपर्टी। उसका जो पॉइंट है वो किसी और प्रॉपर्टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, जैसे सराउंडिंग प्रेशर। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सराउंडिंग प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। अगर सराउंडिंग प्रेशर चेंज हो गया तो फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसी अदर टेम्परेचर पे आएगा। बट ट्रिपल पॉइंट को सराउंडिंग प्रेशर से मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो किसी भी प्रॉपर्टी से इंडिपेंडेंट है। अगर ट्रिपल पॉइंट आता है तो वो एक फिक्स पॉइंट होगा जहां पर प्रेशर भी कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, और इसी का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। इसका मतलब अगर किसी चीज की डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाए, सपोज इस डस्टर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाए, इसका मतलब ये क्या हो गया? फिक्स हो गया भाई साहब, इट कैन नॉट मूव नाउ। सिमिलरली जब ट्रिपल पॉइंट आता है इन द प्योर सब्सटेंस तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, 0 हो जाता है। इन केस डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, देयर इज नो एनी प्रॉपर्टी विच कैन वेरी। अंडरस्टैंड? कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती जो कि वेरी कर सकती है, और उस केस में प्रेशर और टेम्परेचर एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है फॉर ट्रिपल पॉइंट। इसलिए वी कैन रिलाई टू फाइंड आउट द टेम्परेचर, वी टेक triple point as a reference point after 1954, because triple point is a fixed point which has degree of freedom is 0। अब इन तीनों को अगर मैं PT डायग्राम पे आपको समझाने जाऊं, प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम पर, अगर इन तीनों चीज़ को मैं प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम पे समझाने जाऊं तो देखिए सर, ये तीनों कंडीशन कैसे होगी। आप जानते हो कि अगर मैं वाटर के लिए एक प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम बनाऊं तो देखिए कैसे बनता है। वाटर के लिए प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम इस तरह से बनता है। ये नेगेटिव स्लोप होता है लाइक दिस, ये होता है सॉलिड, ये होता है लिक्विड, और ये होता है यहाँ पर वेपर फेस। ठीक है, इसको हम प्योर सब्सटेंस में और डिटेल से पढ़ेंगे। ये प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम है। अब ये डायग्राम कुछ आपको बता रहा है कि जब केवल लिक्विड फेस होगा, जब केवल लिक्विड फेस होगा तो एक प्रेशर पे ऐसे बहुत सारे टेम्परेचर हो सकते हैं, बहुत सारे टेम्परेचर हो सकते हैं। ओके, और एक टेम्परेचर पे बहुत सारे प्रेशर भी हो सकते हैं। सपोज एक टेम्परेचर बेसिस पे बहुत सारे प्रेशर हो सकते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर कैन इंडिपेंडेंटली वेरी। In that case, in this region, the degree of freedom, degree of freedom is 2. In this case, degree of freedom also 2. In this case, degree of freedom is also 2. Because in the only vapor region, in the only liquid region, and in only solid region, you can independently vary temperature or pressure. But when liquid or vapor are in equilibrium condition like this, this is the line which shows liquid and vapor are in equilibrium, solid or liquid are in equilibrium, solid and vapor are in equilibrium. In this condition you can see that if pressure is fixed then temperature is fixed. Pressure can vary individually, but if the pressure is fixed then the temperature with respect to that pressure will also become fixed. Similarly, if the temperature vary then pressure with respect to that temperature become fixed. Same so in that case this phase has a degree of freedom is 1। तो ये एक लाइन बन जाएगा, ये एक सरफेस होगा। तो जब एक लाइन होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 1 है। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही है। और अगर यहाँ पर ये चीज़ एक पॉइंट बन जाए, अगर ये चीज़ एक पॉइंट बन जाए तो आप देखिए जैसे ही प्रेशर और टेम्परेचर, ये पॉइंट हमेशा फिक्स है, ये कोई लाइन नहीं है, कोई स्ट्रेच एरिया नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है? फिक्स है, और इसका मतलब इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 0 है।
तो यही तीनों कंडीशन आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझा रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अब आता है थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम जिन सब्सटेंस की स्टडी करते हैं उन सब्सटेंस को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब ये प्योर सब्सटेंस कहाँ से आया वो हम बात करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर सिंगल कंपोनेंट सिस्टम इज नोन एज प्योर सब्सटेंस, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर H2O सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल कंपोनेंट सिस्टम इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। सिंगल कंपोनेंट सिस्टम इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? सिंगल कंपोनेंट सिस्टम इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। जिनके अंदर एक ही कंपोनेंट हो, एक ही मॉलिक्यूल हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। सो देखिए, तो अगर गिब्स फेज रूल से जाएं P प्लस F इक्वल टू C प्लस 2, और अगर दोनों ही प्रॉपर्टी वेरी कर रही है मैक्सिमम, क्योंकि अगर मैक्सिमम वेरी नहीं करेगी, अगर प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करेगी, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो ये तो 2 तो और कम हो जाएगा। तो आप देखिए, अगर सिंगल कंपोनेंट है तो P प्लस F इक्वल टू C 1 प्लस 2, P प्लस F इक्वल टू, तो ये यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब फेस तो मिनिमम एक तो होगा ही ना, एक तो होगा, और एक से ज़्यादा ही बढ़ेगा तो F इक्वल टू क्या होगा? 3 माइनस P। तो अगर एक फेस होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 2। अगर 2 फेस होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1। 3 फेस होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 0। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा यहाँ से 2 या 2 से कम ही रहने वाला है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा यहाँ पर क्या रहने वाला है? 2 या 2 से कम। तो सिंगल कंपोनेंट सिस्टम वो सिस्टम होते हैं, या प्योर सिस्टम वो सिस्टम होते हैं, या फिर हम सिंगल कंपोनेंट को प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 या 2 से कम होता है। ओके, और थर्मोडायनेमिक्स में हम जितने भी सब्सटेंस लेते हैं उनको हम जनरली क्या मानते हैं? प्योर सब्सटेंस मानते हैं। और जब उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है या 2 से कम है तो उनको हम 2 डायमेंशन कर्व पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से ज़्यादा होता है तो उन क्वांटिटीज़ को या उन सब्सटेंस को हम 2 डायमेंशन कर्व पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जितने भी सब्सटेंस थर्मोडायनेमिक्स में लिए जाते हैं उन सबको हम प्योर सब्सटेंस अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी और जनरेट होती है कि सर इन थर्मोडायनेमिक्स सर वी आर यूजिंग एयर, सर वी आर यूजिंग कंबशन प्रोडक्ट ऑल्सो। और इन द सर एयर, बचपन से हमें पता है सर एयर के अंदर तो सर नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होती है, वाटर वेपर भी होती है, ऐसे बहुत सारी गैसेस और भी मौजूद है सर। और दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स दे हैव नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो जब उनके अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट इतने सारे हैं तो फिर उनको सिंगल कंपोनेंट सिस्टम नहीं अज्यूम किया जा सकता। और सर हमने जनरली देखा है सर कि हम जब भी एयर को एज अ आइडियल गैस यूज़ करते हैं तो सर हम डायग्राम तो 2 डायमेंशन पे ही बनाते हैं। इसका मतलब तो सर ये हो गया कि या तो एयर प्योर सब्सटेंस है, या फिर अगर प्योर सब्सटेंस नहीं है तो उसको 2 डायमेंशन पे बनाना सर इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिर सर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बेटा, ये बात बिल्कुल सही है कि एयर के अंदर कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने जाओ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑब्वियस है कि 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर आप ऐसा कैसे कर लेते हो कि पूरी थर्मोडायनेमिक्स में एयर यूज़ करते हो एज अ आइडियल गैस और उसके कर्व को आप हमेशा 2 डायमेंशन पे बनाते हो? So it is possible beta when you are assuming air as an ideal gas. It is not an ideal gas, but when you are assuming air as an ideal gas, then we can assume the curve on 2 dimension and can assume degree of freedom is 1. Okay, so this is the reason. अब एयर को हम सिंगल कंपोनेंट कैसे मानते हैं? आप देख सकते हो कि अगर आपसे कोई पूछे एयर का एटॉमिक मास कितना होता है तो आप उसको धड़ल्ले से बताओगे सर 29। सर एयर का एटॉमिक मास कितना होता है? 29। अरे एटॉमिक मास तो आप उसी सब्सटेंस का निकालते हो ना जिसका कोई मॉलिक्यूल होता है। अरे एयर तो एक मॉलिक्यूल है ही नहीं। इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि सिंगल मॉलिक्यूल मान रहे हो एयर को। एयर का एटॉमिक मास कितना मान रहे हो? 29। इसका मतलब आप एयर को सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल कंपोनेंट अज्यूम करके चलते हो इन होल थर्मोडायनेमिक्स। व्हेन यू अज्यूम सिंगल कंपोनेंट और सिंगल मॉलिक्यूल सिस्टम, देन you can टेक एयर एज अ प्योर सब्सटेंस ऑल्सो।
अब इस डेफिनेशन को हम एक्सटेंड करेंगे, हम इस डेफिनेशन को जो प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि केमिस्ट्री के हिसाब से तो प्योर सब्सटेंस वो हो सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एयर को भी प्योर सब्सटेंस मानना है, तो केमिस्ट्री के हिसाब से तो सर प्योर सब्सटेंस वो हो सकते हैं जिसके अंदर एक कंपोनेंट हो। लेकिन सर अभी हमने देखा कंपोनेंट तो सर एयर में बहुत सारे हैं, बट हमने फिर भी एयर को क्या मान लिया, प्योर सब्सटेंस। तो एक तो आंसर मैंने दे दिया कि एयर को हम सिंगल कंपोनेंट अज्यूम करते हैं और फिर उसका एटॉमिक मास भी अज्यूम कर लेते हैं 29। और इस डेफिनेशन को, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन को हम कुछ मॉडिफाई करते हैं। ओके, सो मॉडिफिकेशन कैसे हैं वो हम बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स pure substance has to satisfy three condition, तीन कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी होगी अगर वो प्योर सब्सटेंस है या कोई सिस्टम प्योर सब्सटेंस। पहला, होमोजीनियस इन कंपोजिशन, होमोजीनियस इन कंपोजिशन, अभी बताऊंगा एक एक का मतलब बताऊंगा। सेकंड, होमोजीनियस इन केमिकल एग्रेशन। थर्ड, इनवेरिएबल इन केमिकल एग्रेशन। सो देखिए सर, होमोजीनियस इन कंपोजिशन का मतलब क्या होगा मैं बताता हूँ। सपोज यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर H2+O का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर H2O लिक्विड है। यहाँ पर H2 गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, सिंगल मॉलिक्यूल है, आयनिक मॉलिक्यूल हो सकता है। ओके, और यहाँ पर H2+O2 का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर H2O कंडेंस होकर बन रहा है। होमोजीनियस इन कंपोजिशन का मतलब होगा द रेशियो इन विच मॉलिक्यूल्स फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो अनुपात कितना हो गया, 2:1। तो इट इज़ अ होमोजीनियस इन कंपोजिशन। यहाँ पर भी 2 H2 है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये कितना हो गया, 2:1। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ये अनुपात कितना हो गया, 2:1। तो ये दोनों सब्सटेंस होमोजीनियस इन कंपोजिशन है। जिन चीज़ों से बने हैं वो उनका रेशो थ्रू आउट द चैम्बर इज सेम, दैट मीन्स दे आर होमोजीनियस इन कंपोजिशन, बट इन दिस केस यहाँ पर 2 तो हाइड्रोजन है, 2 ही ऑक्सीजन है, तो ये रेशियो चेंज हो गया। सो इट इज़ नॉट इन होमोजीनियस इन कंपोजिशन। ओके, सो दिस इज नॉट इन होमोजीनियस इन कंपोजिशन। तो होमोजीनियस इन कंपोजिशन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलकर बना हुआ है उनका रेशियो क्या होना चाहिए थ्रू आउट द चैम्बर शुड बी सेम। सो दैट मीन्स होमोजीनियस इन कंपोजिशन। अब बात करते हैं होमोजीनियस इन केमिकल एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब था बॉन्डिंग, कि जो बॉन्डिंग है उसका नेचर जो है थ्रू आउट द सब्सटेंस अगर सेम होता है तो इसका मतलब होता है होमोजीनियस इन केमिकल एग्रेशन। होमोजीनियस इन केमिकल एग्रेशन। तो आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो बॉन्ड है दोनों में H2O में, वो कौन सा बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड। यहाँ पर जो H2 और ऑक्सीजन और आयनिक ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो ऑब्वियस सी बात है, दोनों गैसेस हैं तो वंडर वाल बॉन्ड्स होंगे, बहुत ही कमज़ोर बॉन्ड होंगे। लेकिन यहाँ पर H2 में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सो इट इज़ अ होमोजीनियस इन एग्रेशन बट इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस इन एग्रेशन। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो यू कैन सी दैट H2 और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, वंडर वाल बॉन्ड, गैस बॉन्ड। बट यहाँ पर H2O में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, it is not in homogeneous in chemical aggregation, it is the homogeneous in, it is not in homogeneous in chemical aggregation, it is not in homogeneous। ये बंदा पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, होमोजीनियस इन कंपोजिशन था, बट इट इज नॉट होमोजीनियस इन केमिकल एग्रेशन। अब आता है इनवेरिएबल इन केमिकल एग्रेशन। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि H2 और ऑक्सीजन को ले लिया जाए, ओके, और आपसे इंटरव्यू में भी कई बार सवाल पूछा गया कि H2 और ऑक्सीजन का मिक्सचर क्या प्योर सब्सटेंस है, केवल H2 ऑक्सीजन का, यहाँ कोई कंडेंस H2O नहीं है।
क्या ये प्योर सब्सटेंस है? तो आंसर है नहीं सर। क्यों नहीं है? जबकि अगर केवल H2 और O2 लें, यहाँ पर वाटर को हटा दें, नीचे कंडेंस होने वाले वाटर को, तो आप देखिए होमोजीनियस कंपोजिशन 2:2, होमोजीनियस इन केमिकल एग्रेशन सब जगह, बॉन्डिंग जो है वो वंडरवाल होगी, लेकिन ये प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि H2 और ऑक्सीजन टाइम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और जब ये टाइम के साथ रिएक्ट कर देंगे तब होगा क्या कि दे विल कंडेंस एज H2, एंड व्हेन दे कंडेंस एज H2 यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का रेशियो चेंज हो जाएगा, और फिर यहाँ पर पहली बात तो पहले थर्ड कंडीशन वायलेट होगी, और फिर उसके बाद जाके सेकंड कंडीशन वायलेट हो जाएगी कि होमोजीनियस इन केमिकल एग्रेशन। सो द कंडीशन इज दैट कि H2 प्लस O2 सोल्यूशन, इस ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है बेटा, इस रूम में पूछा गया है कि H2 प्लस ऑक्सीजन को अगर रखा गया, सो दे आर, क्या ये प्योर सब्सटेंस है? नो सर, बिकॉज दे कैन रिएक्ट विद टाइम, एंड व्हेन टू गैसेस विच कैन रिएक्ट विद टाइम दे आर नॉट अ प्योर सब्सटेंस। बट अगर हम एयर की बात करें, सो आप देख सकते हैं कि होमोजीनियस इन कंपोजिशन, होमोजीनियस इन केमिकल एग्रेशन और बॉन्डिंग, इनवेरिएबल इन केमिकल एग्रेशन। तो अगर एयर के रेस्पेक्ट में बात करें तो एयर के अंदर बाय वॉल्यूम यू नो दैट 72%, 78% समथिंग N2 और 21% समथिंग ऑक्सीजन होती है, और जनरली जो बाकी गैसेस हैं वो 1% की रेंज में आती है, जिसकी वजह से जो वेरिएशन है बहुत ही कम है, वेरिएशन जो है वो बहुत कम है। तो उस वजह से जो गैसेस हैं उनका, अगर पहली कंडीशन की बात करें होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन, तो सपोज एयर को हमने सब्सटेंस लिया, तो एयर का सब्सटेंस 72 और 21, तो जो कंपोजिशन होगा 78 और 21, ठीक है, वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सब जगह सेम होगा। 78% नाइट्रोजन होगी, 20, और जो 1% का जो वेरिएशन है बहुत ही कम है। इसलिए अगर मैं छोटा सा एयर का सैंपल ले रहा हूँ तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है, जो रेशियो है, वो चेंज नहीं होने वाला। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है होमोजीनियस इन कंपोजिशन। दूसरी कंडीशन देखें होमोजीनियस इन केमिकल एग्रेशन, तो हमेशा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, वो हमेशा वंडरवाल होती है। तो कहीं पे भी देख लो वो वंडरवाल होती है। तो अगर वो वंडरवाल होती है तो इसका मतलब जो केमिकल बॉन्डिंग है वो चेंज नहीं होने वाली, और अगर केमिकल बॉन्डिंग चेंज नहीं होने वाली तो फिर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। अब रही बात थर्ड कंडीशन की, तो आप जानते हो कि जो एयर है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज विच कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, ऐसा नहीं होता कि टाइम के साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाए। तो जब टाइम के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन ट्रीट एयर एज अ प्योर सब्सटेंस। या फिर एक जनरल डेफिनेशन भी मैं बताता हूँ, वो गैसेस जिनका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने पर उनके मोल फ्रैक्शंस में, उनकी गैसेस के मोल फ्रैक्शन में अगर कोई चेंज नहीं आता है, उनमें कोई कंडेंसेशन नहीं होता है, तो फिर वो गैसेस प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करती है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो कंबशन प्रोडक्ट हो एक आईसी इंजन के, या फिर कोई भी ऐसी गैसेस जो रिएक्ट नहीं करती हैं। तो नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑल नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज अ प्योर सब्सटेंस इन थर्मोडायनेमिक्स। अंडरस्टैंड? all non-reacting mixture of gases is known as a pure substance in thermodynamics. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि जितनी भी नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस होगी दे ऑल सेटिस्फाई दिस थ्री कंडीशन, एंड दैट्स व्हाई वी ट्रीट एयर एज अ प्योर सब्सटेंस, वी ट्रीट कंबशन प्रोडक्ट एज अ प्योर सब्सटेंस, और ऑल नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन थर्मोडायनेमिक ट्रीट एज अ प्योर सब्सटेंस, एंड दैट्स व्हाई वी कैन ड्रॉ देयर कर्व इन टू डायमेंशन, एंड वी कैन से दे हैव अ 2 degree of freedom only because they have one phase which is gas phase and we have one component which we are assuming, because फिर क्या करते हैं, गैसेस का एक कंपोनेंट ही अज्यूम करते हैं, क्योंकि उनके रेशियो के हिसाब से उनका मॉलिक्यूलर मास, सिंगल मॉलिक्यूलर मास निकाला जा सकता है, सिंगल सीपी निकाला जा सकता है, सिंगल सीवी निकाला जा सकता है। ये आप देखिएगा जब गैसेस के मिक्सचर पढ़ेंगे तो उनके मोल फ्रैक्शन से उनका मॉलिक्यूलर मास निकाला जा सकता है जो कि सिंगल होगा, उनका सीपी निकाला जाता है जो सिंगल होगा, उनका गैस कांस्टेंट निकाला जा सकता है जो सिंगल होगा। इसका मतलब उनको एक सिंगल गैस अज्यूम किया जा सकता है।
in that case we can treat them as a pure substance. Okay, so I hope you understand this is a pure substance. So please thank you very much, like and subscribe this channel. अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी पास कीजिए. थैंक यू वेरी मच.